आ, आदरणीय एल वेंकटेश्वर लू जी, महानिदेशक SIRD, आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय रामकृष्ण गोस्वामी जी, आदरणीय DC उपाध्याय जी, आदरणीय राकेश रंजन जी और आदरणीय सुबोध दीक्षित जी, और आप सब अधिकारी वृंद, सभी भाई बहन, सबको सादर नमन। सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय लू साहब के प्रति और SIRD के प्रति कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम आपके साथ अपने अनुभव को बांट सकें, आपसे कुछ इस विषय पर बातचीत कर सकें। लू साहब का दृष्टिकोण हमेशा बहुत ही सकारात्मक रहता है और एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे प्रदेश में फैले, सोच और चिंतन का नया धरातल बने, इसके लिए वो बराबर प्रयासरत रहते हैं और हम सब उनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। मैं तीसरी सरकार अभियान से हूँ। तीसरी सरकार कोई संगठन नहीं है, वो एक अभियान है जो बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ मिल करके देश में चल रहा है। लगभग 15 देशों में, 15 राज्यों में वो काम कर रहा है। तीसरी सरकार अभियान का मुख्य मकसद है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, गोल है, कुछ भी कहिए, वो है पंचायतों का संस्थागत विकास। जब तीसरी सरकार कहते हैं तो बड़ा सीधा है कि आज की तारीख में भारत की राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान ने जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसमें 3 सरकारों का प्रावधान कर दिया है। हम सब जानते हैं 1992 से पहले 2 सरकारें थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिसको कहते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में संविधान के एक और पार्ट संविधान में बनाया गया, पार्ट 9। उस पार्ट 9 में सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत और नगर पालिकाओं को स्व सरकार का दर्जा दिया गया है, सेल्फ गवर्नमेंट का। तो वो एक तीसरी सरकार हो गई भारत की राज्य व्यवस्था की, इसीलिए वो तीसरी सरकार अभियान कहा जा रहा है। और वो पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में लोगों को अवेयर करना और उसके लिए उनको उत्प्रेरित करना, ये तीसरी सरकार अभियान का उद्देश्य है। चूंकि विषय है और समय की बाध्यता है, इसलिए बहुत, और आप सब लोग सारे बहुत विज्ञ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, अधिकारी वर्ग है, तो इसलिए बहुत मेरे ख्याल से सूत्र रूप में और संक्षेप में मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूंगा और निश्चित रूप से वो सारी चीजें आप तक जाएंगी, ये मान के चल रहा हूँ। ग्राम स्वराज और पंचायती राज, अगर इन दोनों को जोड़ करके देखने की कोशिश की जाए, और चूंकि ग्राम स्वराज सीधे महात्मा गांधी से जुड़ता है, महात्मा गांधी की ही परिकल्पना थी, इसमें वर्ष 1942 बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्राम स्वराज्य को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1942 को हम सिर्फ एक अर्थ में जानते हैं, जिसको कहते हैं ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। लेकिन वो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1942 तक देश की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि लगने लगा था कि अब हमें आज़ादी मिलेगी। और आज़ादी मिलने की जब उम्मीदें बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई थी, तो स्वाभाविक था कि आज़ादी का क्या रूप बनेगा अंततः इस देश में, वो सबके चिंतन में था और गांधी के तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़े चिंतन में था। हम सबको पता है कि अपने हिंद स्वराज्य में गांधी ने स्वराज्य की बात की थी, लेकिन स्वराज्य को उन्होंने सही ढंग से जब परिभाषित पहली बार किया है, वो 1925 में किया है, जब हिंदुस्तान आए 1915 के बाद और रहने लगे तब। और हम सब जानते हैं कि उनकी एक पत्रिका हरिजन सेवक थी जो बहुत महत्वपूर्ण रही, और नवजीवन भी उनका था, तो इन सब में वो लिखा करते थे। तो जो पहली बार उन्होंने स्वराज्य को परिभाषित किया था वो 29 जनवरी 1925 को किया था। पहली बार स्वराज्य पर उन्होंने एक बहुत आधिकारिक टिप्पणी की थी और कहा था कि लोक सम्मति के अनुसार होने वाला भारतवर्ष का शासन, भारतवर्ष का वो शासन जो लोक सम्मति के आधार पर चलेगा, उसको उन्होंने पहली बार परिभाषित किया था। लेकिन ग्राम स्वराज्य को उन्होंने 1942 में किया। अगर आपने सुना, लुई फिशर का नाम आप सारे लोग जानते होंगे। लुई फिशर 4 जून से लेकर 10 जून 1942 तक वर्धा के आश्रम में रहे और गांधी जी के साथ वो आए थे, और गांधी जी के साथ उनकी जो चर्चा हुई थी उसी पर उन्होंने बाद में लिखा। लुई फिशर हमेशा गांधी जी के साथ, जो दिन में जो समय गांधी जी को बचता था, वो लुई फिशर के साथ वो बातचीत करते थे। एक दिन लुई फिशर ने उनसे पूछ लिया कि बापू ये बताइए, देश आजाद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, तब आपका क्या लक्ष्य होगा, आजादी के बाद आपका लक्ष्य क्या होगा। तो गांधी जी ने जो बात कही थी बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, जो सत्ता आज की तारीख में 3 शहरों में टिकी हुई है। 3 शहर उस समय कौन थे? बंबई था, मद्रास था और कलकत्ता था।
मोटे तौर से यही अंग्रेजों के 3 गढ़ थे जहां पर उनकी सारी सत्ता प्रेसिडेंसी होती थी, वहां थी। दिल्ली भी था, लेकिन दिल्ली उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि ये तीनों महत्वपूर्ण थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 शहरों में सत्ता टिकी हुई है, जब इन्हें देश के 7 लाख गांव, 7.5 लाख गांव में मैं बिखेरूंगा। अर्थात सत्ता को 7.5 लाख गांव में वो बिखेरने का सपना था उनका। 7.5 लाख गांव इसलिए थे, तब बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। बाद में तो गांधी ने 7 लाख गांव कहा, लेकिन उसके पहले 7.5 लाख गांव कहा था 1942 में। 1942 में ही उन्होंने ग्राम स्वराज्य को पहली बार परिभाषित किया है। वो 2 अगस्त 1942 को, ये जून में उन्होंने, जो मैंने कहा कि 4 जून से 10 जून के बीच किया था, फिर उसके बाद हरिजन सेवक पत्रिका में 2 अगस्त को पहली बार उन्होंने ग्राम स्वराज्य को परिभाषित किया था और कहा था कि ग्राम स्वराज्य एक पूर्ण प्रजातंत्र होगा। गांधी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये ग्राम स्वराज्य जो होगा वो पूर्ण प्रजातंत्र होगा। अब कल्पना करिए, कहते पूर्ण प्रजातंत्र होगा, और ये कह करके और भी उसकी व्याख्या की जिसपे हम नहीं जाना चाहते, वो आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने, आपने सुना होगा कि उन्होंने फिर पंचायती राज को, उसके 1942 में ही उन्होंने पंचायती राज को फिर जोड़ा, और 2 अगस्त का जो उनका लेख है, 2 अगस्त 1942 को हरिजन सेवक में जो उन्होंने लेख लिखा है, मेरे ख्याल से जो गांव के विकास से जुड़े हैं उन्हें जरूर उस लेख को पढ़ना चाहिए। बड़ा लंबा लेख है वो, और उसमें उन्होंने ग्राम स्वराज और पंचायती राज व्यवस्था का और भारत का अगला क्या चित्र होगा इसके बारे में बहुत साफ ढंग से उन्होंने लिखा था। उसी में उन्होंने फिर पंचायती राज की व्याख्या की थी कि पंचायत क्या हो, पंचायत कैसे होगी और पंचायत का रूप क्या होगा। हर गांव में 5 लोगों की पंचायत होगी और वो पंचायत कैसे काम करेगी उसको। और आपने भी सुना है कि उन्होंने कहा था कि पंचायत ऐसे सीढ़ियों जैसा नहीं होगी कि नीचे कोई होगा फिर उसके ऊपर कोई होगा फिर उसके ऊपर। उन्होंने कहा वो लहर के समान होगी, अर्थात सारी एक छोटी लहर होगी, लेकिन उसी गोलाई में उससे एक बड़ी लहर बनेगी, फिर उससे बड़ी एक लहर बनेगी, फिर उससे एक बड़ी लहर बनेगी। अर्थात वो ग्राम स्वराज में का जो रूप बनेगा वो इस तरह बनेगा जो पैरेलल होगा, किसी के ऊपर और नीचे नहीं होगा। सत्ता जो होगी वो समानांतर रूप से चलेगी, ऊपर और नीचे के रूप में सत्ता नहीं चलेगी। दूसरी चीज, उन्होंने उसी समय राम राज्य की भी बात की। आप सब सुनते हैं राम राज्य की, गांधी का राम राज्य, ग्राम स्वराज्य ही उनका राम राज्य होता था। और राम राज्य को उन्होंने परिभाषित किया था बहुत अच्छे शब्दों में। क्योंकि आप सब बहुत विज्ञ हैं, इसलिए मैं बार बार करूं, मैं सूत्र रूप में कह रहा हूं समझने के लिए। शुद्ध नैतिक सत्ता के आधार पर स्थापित जनता की सार्वभौम सत्ता। आप देखें क्या परिभाषा है राम राज्य की, शुद्ध नैतिक सत्ता के आधार पर, मतलब नैतिक भी है लेकिन शुद्धता के साथ नैतिक है। नैतिक के आगे वो शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं गांधी, कहते हैं शुद्ध नैतिक सत्ता के साथ के आधार पर जनता की सार्वभौम सत्ता। जब जनता की सार्वभौम सत्ता बनेगी तो वो राम राज्य होगा, अर्थात, और उसका बेस क्या होगा, पंचायतें। ये गांधी जी ने इस रूप में ये कहा, और इसकी अंतिम परिणत जो उन्होंने की वो अपनी अंतिम वसीयत में, 29 जनवरी उनका अंतिम दिन था। रोज गांधी डायरी लिखते थे, और उस डायरी का जो अंतिम पृष्ठ है उसी को अंतिम वसीयत कहा जाता है। तो अपनी अंतिम वसीयत में कहते हैं वो कि देश आजाद हो गया है, लेकिन इस देश के 7 लाख गांव अभी भी गुलाम है। जब तक इस देश के 7 लाख गांवों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आजादी नहीं मिलती, तब तक भारत की आजादी का कोई मतलब नहीं। और फिर एक बार उन्होंने आगे कहा था ये आजादी पंचायतों के माध्यम से आएगी, और पंचायतें क्या क्या काम करेंगी इस चीज को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या। लेकिन इस सबके पीछे इसकी, और फिर उन्होंने 12 बुनियादी सिद्धांत बताए थे। ये नहीं, वो ज्यादातर मूल्यगत सिद्धांत है। जो 12 बुनियादी सिद्धांत थे वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी एक नजर आपको डालनी चाहिए। मैं उसके व्याख्या में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपके ध्यान के लिए। पहला था मानव की सर्वोच्चता, ग्राम स्वराज में मानव सर्वोच्च स्थिति में होगा। श्रम की प्रतिष्ठा, समानता, ट्रस्टीशिप, विकेंद्रीकरण, स्वदेशी, स्वावलंबन, सहयोग, सत्याग्रह, सर्वधर्म समानता, पंचायती राज और नई तालीम। ये 12 उसके बुनियादी सिद्धांत थे ग्राम स्वराज्य के। इसको मेरे ख्याल से व्याख्या की जरूरत नहीं है, आप सब इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं।
लेकिन इस सब के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, और जिसकी बात अभी दो शब्द लू साहब ने हम लोगों के सामने रखा। एक तो उन्होंने ये रखा था कि इस सब की जब तक एक दृष्टि नहीं बदलती, ये जो वो दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती। तो वास्तव में इस सब के पीछे की दृष्टि क्या थी, किस दृष्टि को लेकर गांधी ये चीजें कह रहे थे, ग्राम स्वराज्य को कह रहे थे और पंचायती राज को कह रहे थे, एक चीज। दूसरा ये कि जो आदरणीय लू साहब ने दूसरी बात कही थी अपने लास्ट में संबोधन में, वो ये कहा था कि सिटीजन ही मालिक है। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था ना, सिटीजन ही मालिक है। तो जरा दोनों को जोड़िएगा, दृष्टि का बदलाव और सिटीजन ही मालिक है, यही मूल बदलाव। और इस सब के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, जो गांधी को हिंद स्वराज्य से ग्राम स्वराज्य तक की यात्रा को ले आती है और पूरा हिंद स्वराज्य ग्राम स्वराज्य में आकर के अपना रूप प्राप्त करता है। अर्थात पूरी आजादी की लड़ाई ग्राम स्वराज्य के लिए थी। तभी तो बापू कहते हैं कि देश आजाद हो गया, लेकिन इस देश के गांव अभी तक आजाद नहीं हुए, वो अभी भी गुलाम है। तो इस अर्थ में उस दृष्टि को समझने की आवश्यकता है और उसकी पृष्ठभूमि को समझने। पृष्ठभूमि इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि गांधी इस देश के इतिहास को और इस देश की संस्कृति को बहुत गहराई तक समझने वाले व्यक्ति थे। हम सब समझ रहे हैं, पूरी मानवता को सबसे ज्यादा पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने समझा था। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने ये देखा था कि 17वीं शताब्दी से पहले जब अंग्रेज इस देश में आए तो भारत तो बहुत संपन्न देश था। दुनिया की सारी जो संपत्ति होती थी उसका 24% हिस्सा अकेले भारत का होता था। ये कहने की बात नहीं, इसके तो बहुत सारे रिकॉर्ड है। कार्ल मार्क्स के लेकर के मैगस्थनीज को ले लीजिए, टेवेनियर को ले लीजिए, वैनसांग को ले, किसी को भी पढ़ लीजिए, सबने भारत की संपन्नता और भारत की खुशहाली की चर्चा की थी। जिसकी चिंता वो अभी कह रहे थे कि गांव में खुशहाली क्यों नहीं आई है, इनके सबके लेखों में गांव के खुशहाली की चर्चा है। तो बापू ने ये देखा कि वो वास्तविक स्थिति क्या है। उन्होंने ये देखा कि भारत के गांव तो आजाद हुआ करते थे, इसलिए कहा था उन्होंने भारत के गांव में स्वराज्य और स्वावलंबन होता था। स्वराज्य का क्या मतलब हुआ, अपना राज्य होना, अर्थात निर्णय का अधिकार। राज्य जो होता है, जैसे आप अधिकारी हैं तो आपके पास यही अधिकार है कि आप अपने सीमा में और अपने विषय पर निर्णय ले सकते हैं। राज्य का भी तो यही अधिकार होता है, सरकारों का भी तो यही अधिकार होता है, निर्णय लेने का अधिकार। और निर्णय लेने के बाद पहले सोचने का अधिकार और फिर करने का अधिकार, तभी पूरा अधिकार पूर्ण होता है। तो उन्होंने देखा कि भारत के गांवों को अपने बारे में सोचने का अधिकार था, अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार था, और जो निर्णय लेता था गांव करता था, यही गांव का स्वराज्य था। तो उन्होंने ये देखा कि उस समय गांव में स्वराज्य था, कोई राजा उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था, गांव को स्वराज्य प्राप्त था। और उस स्वराज्य के चलते जो परस्पर सहयोग बनता था, उससे एक स्वावलंबन की स्थिति गांव में बनती थी। तो स्वराज्य और स्वावलंबन दोनों था। और ये क्यों था कि उसको निर्णय का अधिकार था। तो उन्होंने कहा, ये जो इसी को गांधी ने ग्राम स्वराज्य के रूप में परिकल्पित किया और कहा अगर यही ग्राम स्वराज्य फिर से लौट आता है तो भारत फिर से खुशहाल हो जाता है। क्योंकि उन्होंने देखा था कि अंग्रेजों ने जब इस स्वराज्य को खत्म किया तो ये स्थिति बन गई थी कि भारत जो है वो बहुत विपन्न हो गया था। उसके बाद उन्होंने इस चीज को लेकर के गांधी ने एक तो ये किया था, और जो मैंने बताया कि उसके बाद जो उनकी स्थितियां थी जो 1942 से लेकर के उन्होंने किया। यहां पर मैं पंचायती राज पर जब आता हूं और उस पर आता हूं तो एक चीज समझ में आती है, और ये पूरा का पूरा स्वराज्य और इसके पीछे की दृष्टि जो थी वो ये थी कि जनता की सर्वोच्च सत्ता, अर्थात ये सत्ता कैसे आएगी जो गुलामी के बाद आएगी, कैसे। लोकतंत्र आ गया था तो राजनीतिक दृष्टि से और सैद्धांतिक दृष्टि से तो लोगों की सत्ता आ गई थी, लेकिन आएगी कैसे, जब लोगों को सहभागी बनाया जाएगा। और ये सहभागिता जो होगी वो विचार में भी होगी, निर्णय में भी होगी और क्रिया में भी होगी। मैं यहाँ पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करूंगा, आप में जिला विकास अधिकारी हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट के भी ऑफिसर्स होंगे, सारे विकास से जुड़े हुए सारे अधिकारी। आप सबको पता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो पंडित नेहरू ने शुरू किया था आजादी के बाद। पंडित नेहरू का सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब जब 4 साल के बाद, और जो जन सहभागिता पर आधारित था, जनता के पूरी भागीदारी के साथ होना था, उसकी जब समीक्षा करने लगे तो उन्हें लगा जन सहभागिता नहीं हुई। वहां पंडित नेहरू का एक बहुत बढ़िया वो उदाहरण है जो बहुत संक्षेप में, पंडित नेहरू कहीं जा रहे थे, पूरा लाव लश्कर था उनके साथ, सड़क बन रही थी, रुक गए, चले गए मजदूर के पास और सवाल पूछा आप क्या कर रहे हो।
उसने कहा कि सड़क बना रहे। क्यों बना रहे हो? मजदूरी मिल रही है इसलिए सड़क बना रहा हूं। किसके लिए सड़क बना रहे हो? उस ठेकेदार के लिए बना रहा हूं। ये 3 उत्तर उसने दिया था। पंडित नेहरू बहुत चिंतित हुए, आकर गाड़ी पर बैठे। उनके साथ वालों ने पूछा कि पंडित जी आप क्यों चिंतित है, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि देखिए वो व्यक्ति कर क्या रहा है। वो व्यक्ति बड़े हल्के से कहता है, बड़े दयनीय दैन्य भाव में कहता है कि मैं सड़क बना रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है। किसके लिए कर रहा हूं? उस ठेकेदार के लिए कर रहा हूं जो पैसा दे रहा है। जबकि इसके पीछे का दूसरा पक्ष क्या है कि वो देश का वो राजपथ तैयार कर रहा है जिससे इस देश के विकास की गाड़ी चले। वो महत्वपूर्ण काम कर रहा है जो जिससे कि सब कुछ खड़ा होना है, आधारभूत कार्य, लेकिन इसका उसको बोध नहीं है, इसकी उसको समझ नहीं है। शायद ये बताया नहीं जा सका। वो दैन्य भाव से कहता है कि मैं मजदूरी कर रहा हूं, और दूसरी तरफ किसके लिए कर रहा है? उसे कहीं नहीं है कोई इस देश का नागरिक है, सिटीजन है। वो अब इसी के बहाने, इसी के रास्ते वो अपने राष्ट्र की सेवा कर रहा है, अपने राष्ट्र धर्म को निभा रहा है। उन्होंने कहा ये भाव, ये बोध जब तक इस देश में नहीं आएगा तब तक ये दे। और जो वो कह रहे थे कि वो मालिक होगा, इसी भाव के साथ उसमें मालिकाना हक आएगा। और तब उनको समाधान क्या नजर आया था? पंचायती राज नजर। उनको यही नजर आया था कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को फिर से ठीक से लागू किया जाए तो इस देश में वो चीज लागू की जाएगी। आप सबको पता है कि उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी और 59 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा चरण कब आता है? दूसरा चरण आता है हमें 88 और 89 में, जब उस समय के प्रधानमंत्री को 2 चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये आती है कि सत्ता वास्तविक हाथों में नहीं है, सत्ता दलालों के हाथ में है। और दूसरा क्या समझ में आता है कि अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 रुपया गांव पड़ता है। अर्थात गवर्नेंस और डेवलपमेंट दोनों संकट में फंसे हुए हैं, और इन दोनों के लिए समाधान क्या होगा? पंचायती राज। और उन्होंने अपने भाषण में जो पार्लियामेंट में कहा था, अंतिम बात कही थी कि जो सत्ता जनता से हमने छीनी है वो सत्ता वापस करने का समय आ गया है। आइए हम जनता को उसकी सारी सत्ता सौंप दें। जनता ही इस देश की मालिक होगी और वह अपना भाग्य खुद तय करेगी और इस देश का भाग्य। ये पार्लियामेंट में राजीव गांधी का दिया हुआ भाषण है जो 64वें संविधान संशोधन के जो प्रस्तुत किया था उसके अंत में। तो जिस सिटीजनशिप को मालिक बनाने की बात हो रही है उसका एक ही रास्ता निकलता है, वो पंचायती राज है, वो सेल्फ गवर्नमेंट है। और फिर हम देखते हैं कि 92 में जब वो प्रस्ताव पास हुआ 73वें संविधान संशोधन के रूप में, और आज फिर 93 आया जब राष्ट्रपति ने साइन किया, 94 में उस पर राज्य के अधिनियम बदले गए और 95 से लागू हो गया। लेकिन आज पंचायती राज कहां खड़ा है? जो अंतिम बात है कि क्या वो हम उसको सत्ता सौंप सके? क्या निर्णय का, उस गांव को निर्णय का फिर से हम ग्राम स्वराज्य अर्थात गांव को फिर से वही रास्ते पे ला सके जब वो अपने बारे में सोच सके, अपने बारे में निर्णय ले सके और कुछ कर सके? लेकिन संविधान तो यही कहता है, संविधान की धाराएं तो यही कहती हैं, अनुच्छेद संविधान में तो यही प्रावधान किया गया है। वो सेल्फ गवर्नमेंट होगी और राज्य का विधानमंडल उसे वो अधिकार और दायित्व सौंपेगा जो उसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित कर सके। यही तो अनुच्छेद कहता है, जो संविधान का 343 अनुच्छेद है, जब उसके सत्ता को करता है। लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा है? जो अंतिम बात है, जो अभी उन्होंने कहा था कि ये जो पंचायतें हैं ये एक संस्था के रूप में, संवैधानिक संस्था के रूप में खड़ी नहीं हो पा रही, एक व्यक्ति का संगठन बनकर के रह गई हैं। जिन अभी वार्ड सदस्यों की बात आदरणीय लू साहब कर रहे थे, क्योंकि संस्था तो बनती है अपने सदस्यों से ना, और तीनों स्तरों की, संविधान कहता है कि तीनों स्तरों की पंचायतें चुने हुए सदस्यों से बने। आपका ग्राम प्रधान जो उत्तर प्रदेश का है वो जब चुना जाता है तो अनुच्छेद की एक अधिनियम की एक धारा है, धारा 11, जो उसे इस बात के लिए अधिकृत करती है या नामित करती है कि वो ग्राम पंचायत का सदस्य होगा। अगर वो धारा ना होती तो प्रधान चुन लिया जाता, लेकिन ग्राम पंचायत का ना फिर वो अध्यक्ष माना जाता ना सदस्य माना जाता, वो आउट रहता उससे। तो वो भी वो एक सदस्य है, और संविधान चूंकि कहता है सदस्यों से
तीनों स्तरों की पंचायतें बनेंगी, इसलिए उसे भी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है और अधिनियम में उसकी एक अलग से धारा जोड़नी पड़ी है। तो ये, लेकिन जो वास्तविक सदस्य है, जो सदस्य के रूप में चुना जाता है, उसका कोई कहाँ खड़ा है, ये आज की स्थिति है। तो जो कह रहे थे कि अगर इसे एक इंस्टीट्यूशन बनाया जा सके, पंचायतों को एक संस्था के रूप में खड़ा किया जा सके, तो निश्चित रूप से चाहे वो सतत विकास के लक्ष्य हो, क्योंकि सारी सब मान लिया गया है कि अब मुख्य धारा जो विकास की गांव की बनेगी वो पंचायतों के माध्यम से बनेगी, क्योंकि इसको ना हम आप नकार सकते हैं, न इसे अब इस सच्चाई को से दूर भागा जा सकता है, क्योंकि संविधान ने निर्धारित कर दिया है, तो संविधान की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। और राष्ट्र नायकों का सारा चिंतन और सारा तथ्य इसी पर केंद्रित होता है, सारी सोच और सारी दृष्टि। इसीलिए इस सत्य को स्वीकार करते हुए पंचायतों को कैसे एक संस्था के रूप में खड़ा किया जा सके और विकास के उन सारे चीजों का उसे वाहक बनाया जा सके, यह आज की तारीख की सबसे बड़ी चुनौती है। और बिना इसको किए आप कितनी कोशिशें कर लीजिए, सामाजिक स्तर पर, दूसरे स्तर पर कुछ विकास के मॉडल खड़े हो जाएंगे, कुछ विकास की चीजें हो जाएंगी कुछ समय के लिए, लेकिन विकास की मुख्य धारा नहीं बन पाएगी। और पूरे गांव का जो कह रहे कि गांव में खुशहाली क्यों नहीं है, गांव के लोगों में वो क्यों है, और सारा जो हम काम करते हैं अल्टीमेटली वो बेहतर तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका सबसे बड़ा गैप, सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर देश में सत्ता किसी की और होती तो देश को आप विकसित नहीं कर सकते थे। ठीक उसी तरह गांव में, लेकिन ये सत्ता, जैसे राज्य की सत्ता सीमित होती है केंद्र की सत्ता के समक्ष, ठीक उसी तरह गांव की सत्ता सीमित होगी अपने अपने अलग है। और अंतिम बात कह करके कि ये पंचायती राज जो गांधी का सपना था वो बड़ा एक व्यापक स्वरूप में था, इसलिए जो वैकल्पिक संविधान, गांधी ने एक वैकल्पिक संविधान की परिकल्पना की थी जब संविधान सभा बैठी थी, और उसमें यह था कि सभी स्तरों पर पंचायत सरकार ही हो, गांव के स्तर पर गांव पंचायत सरकार, ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक पंचायत सरकार, जिले के स्तर पर जिला पंचायत सरकार, प्रांत के स्तर पर प्रांतीय पंचायत सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय पंचायत सरकार। पांचों लेवल पर पंचायत सरकार की परिकल्पना की थी गांधी ने। और अंत में जो अंतिम चीज है कि ये जो आज की तारीख में, जब मैंने शुरू में कहा कि अब 3 सरकारें हो गई हैं, तो उसके साथ एक अंतिम तथ्य और आपके सामने, क्योंकि मेरी सारी चर्चा गवर्नेंस को लेकर है, डेवलपमेंट पर हीरालाल जी का बहुत अच्छा अनुभव है, वो उस पर रखेंगे, आगे लू साहब उसको समेटेंगे, तो इसलिए मैं गवर्नेंस के पक्ष पर ही अपने पूरे समय को दे रहा हूं। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में आज की तारीख में 2 तरह की सरकारें काम कर रही हैं, 2 प्रकार की सरकारें हैं। एक जो दिल्ली और लखनऊ की सरकार है वो संसदीय व्यवस्था की सरकार है, लेकिन जिले से लेकर गांव तक जो सरकार है वो पंचायत सरकार है। तो गांधी पूरा पंचायत सरकार चाहते थे, वो संसदीय व्यवस्था की सरकार को नकारते थे। उसकी सारी कमियों को गांधी ने देखा था ब्रिटेन में, हिंद स्वराज की में उसकी बड़ी अच्छी, बहुत लंबी व्याख्या है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए गांधी पंचायत सरकार को एक विकल्प के रूप में देखते थे, वैकल्पिक संविधान की बात करते थे उस समय। लेकिन आज की तारीख में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने एक रास्ता खोल दिया है, एक खिड़की खोल दी है कि हम गांधी के सपने को पंचायती राज के माध्यम से हम इन 3 जगहों पर जो पंचायत सरकार है उसको आधार बना करके, और संसदीय, लेकिन संसदीय सरकार को झुकना पड़ेगा, उदार बनना पड़ेगा, और पंचायत सरकार को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और उसे ऊपर उठना पड़ेगा, अपनी क्षमताएं विकसित करनी पड़ेंगी। अगर ये दोनों चीजें आप जैसे जो सक्षम और विज्ञ अधिकारी हैं उनके प्रयास से ही ये संभव हो सकता है। और अगर ये संभव हुआ तो संविधान की मंशा का, संविधान की इच्छा का, राष्ट्र नायकों की के सपनों को हम सब साकार कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।